हेलो एंड वेलकम टू वंस एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दिस इज ए सुधाकर राव और आज की क्लासेस जो प्रारंभ की जा रही हैं वंस एजुकेशन के ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं 2026 की आगामी परीक्षाओं में, खासकर नीट और सीयूटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वंस एजुकेशन की तरफ से आपके एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस पेपर हमारे द्वारा लाए गए हैं। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम नीट और सीयूटी के 50 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। और यह क्वेश्चंस जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, या चैप्टर वाइज ही आपके जारी किए जाएंगे। और यह जो चैप्टर आपका है, जिससे आप बोलते हो यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बोलते हो? यूनिट ऑफ लाइफ। कि यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवन की इकाई, और जीवन की इकाई होती क्या है, जिसको आप सही बोलते हो कि जीवन की इकाई क्या है? सेल है। जीवन की इकाई क्या है? सेल है। और जीवन की इकाई इस सेल वाले चैप्टर से, चाहे आप 11th में रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। और जीवन की इकाई को हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। और इस प्रश्नों की जो श्रृंखला है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम और क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इज अ कंपोज्ड ऑफ, यानी जो कोशिका झिल्ली, हिंदी के बच्चे अगर समझेंगे कि जो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है, इसका एक नाम और है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये भी ध्यान देंगे आप सब, ठीक है। पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन इस कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है, क्या क्या उसके अंदर संगठक होते हैं, पाए किया जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, क्या प्रोटीन और सेलुलोज पाया जाएगा? तो आपको सीधे सीधे आपको बता देना है कि सेलुलोज तो सेलवाल पे पाया जाता है भाई, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका, क्या प्रोटीन और फास्फोलिपिड पाया जाता है? भाई कुछ तो बात तो सही है, लेकिन प्रोटीन और फास्फोलिपिड ही नहीं, और भी कुछ पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तभी आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पर 3 चीजें पाई जाती हैं। एक तो आपका पाया जाता है प्रोटीन, दूसरा आपका पाया जाता है बाइलेयर के फॉर्म में, दोहरी परत के रूप में फास्फोलिपिड, और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप हमारे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और पढ़ेंगे भी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए स्क्रीन पे, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर पाया जा रहा है तो वो किस रूप में पाया जाता है, यानी उसका क्या स्वरूप होगा, क्या किस रूप में पाया जाता है। हेमी सेलुलोज की बात करते हैं तो आधा, यानी ऐसी कोशिका भित्ति जिसमें आधे के रूप में सेलुलोज बनते हों, तो सेलुलोज तो सेलवाल पर होता है, ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा।
अगला है स्टार्च, क्या ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टार्च एक रिजर्व फूड है। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के समय अपनी पत्तियों में जो फूड आइटम्स होता है, रिजर्व फूड आइटम, वो स्टोर करते हैं। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में। लेकिन ये कोई कोशिका झिल्ली बनाते नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो होता क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है इस पे। ठीक है, इस पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट। ध्यान समझिएगा भाई, क्योंकि हमने एक ही चैप्टर को लिया है और वहाँ के क्वेश्चन से सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। ज़्यादा जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए और इससे आपको काफ़ी मदद मिले, सहायता मिले, ऐसे प्रश्नों को हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है तीसरा कि कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन। कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है वह कैसे हम उसे पता कर सकते हैं, उस पर क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, तो ट्रांसपोर्ट तो ये नहीं करता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा तो ये पता है सबको कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्शन मैटर होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन, किस पार्ट पे पाया जाता है, क्या पूरे पार्ट पे पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के बनने में इस पूरे पार्ट पे क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो ये पूरे पार्ट पे नहीं पाया जाता, कुछ पार्टों पर ही कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, जिसको आप कहते हैं रिकॉग्नाइज कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सेल रिकॉग्निशन हो सकता है, यानी सेल रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अटैचमेंट टू माइक्रोफिलामेंट, अटैचमेंट टू माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप ड्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको क्वेश्चंस को लगाएंगे भी। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी ये फ्लूइड, अगर फ्लूइड के फॉर्म में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तरल के रूप में पाया जाता है, तो वह संरचना किसके कारण होती है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होती है, क्या लिपिड्स के कारण होती है, कि क्या ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है, कि क्या पॉलीसैकेराइड के कारण होती है, किसके कारण होती है, आप सबको बताना है। आप ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो कुछ ही जगह पे पाया जाता है, तो ये तरल के रूप में होगा नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन ये तरल होगी नहीं। पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, लिपिड। तो लिपिड में आपको पता ही है कि लिपिड किस फॉर्म में होती है, बाइलेयर होती है। क्या होती है, बाइलेयर होती है, और ये फास्फोलिपिड के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, फास्फोलिपिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ मॉडल को पढ़ा होगा, जिससे आपने सुना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसको किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया भाई। किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए, 1972 में दिया। इनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखेगा, लिपिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे हमारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि केमिकल सब्सटेंस एबंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमिला इज। लीजिए भाई, आपको पता है कि ये आपका मान लीजिए सेल है, ठीक, प्लांट सेल है, ऐसे इसके बीच में एक लैमिला दिखती है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमिला। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमिला बोलते हैं। और मिडिल लैमिला क्या कह रहा है कि अब आपको पता होना चाहिए
कि मिडिल लैमेला में जो सबसे बाहर की तरफ है इसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। जो सबसे अंदर है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और बीच में तो यही पाया जा रहा है ना, मिडिल लैमेला, यही मिडिल लैमेला है। यही क्या है आपका मिडिल लैमेला है। और मिडिल लैमेला क्या कह रहा है कि मिडिल लैमेला पूछा क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि द केमिकल सब्सटेंस एबेंडेंटली का मतलब मौजूद होता है, एबेंडेंट होता है मैटर प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला, यानी मिडिल लैमेला में क्या पाया जाता है। अब हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या क्यूटीन पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। काइटिन पाया जाता है? काइटिन तो भाई फंगस पे पाया जाता है, फंजाई की सेलवाल पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? सेलवाल पर पाया जाएगा। लिग्निन क्या पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। लिग्निन क्यों पाया जाएगा भाई? ठीक है, इसकी जो वाल होती है इस वाल पर आपका पाया जाता है पेक्टिन। क्या पाया जाता है बेटा? पेक्टिन पाया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि द केमिकल सब्सटेंस एबेंडेंटली प्रेजेंट इन मिडिल लैमेला इज में किससे बन क्या होता है? उस पर पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केपेबल, केपेबल का मतलब होता है समर्थ, ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। यानी अगर सेल मैच्योर हो रही है, डिमिनिश हो रही है, तो कैसे हो रही है, और इस प्रश्नों में पहली बार ग्रेजुअली के फॉर्म में क्या आपको अपीयर्स होगा। अभी हमने आपको दिखाया, ये देखिए ये सेल स्ट्रक्चर है। तो अब इस सेल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर क्या है यही आपको पहचानना है। तो प्राइमरी तौर पर क्या बनता है कि अगर सेलवाल बनती है तो सेलवाल का काम होता है उसको एक डिफिनिट शेप देना। तो अगर ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी जो एक तरीके से अगर सेलवाल बन रही है तो प्राइमरी तौर पर बनेगी, ऐसा नहीं कंप्लीट बनेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। तो क्या प्राइमरी सेल वॉल, क्या सेकेंडरी सेल वॉल, क्या मिडिल लैमेला, क्या सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका मिडिल, आपका प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल पर पाया जाता है, यहीं पे मैच्योर पोजीशन होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन द फंक्शन ऑफ। ध्यान दीजिए भाई, फ्लूइड है, पूछा है कि इसके क्या हेल्प करता है, यानी द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन फंक्शन। क्या इसका फंक्शन है या किस तरीके से हेल्प करती है फ्लूइड स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर मेम्ब्रेन है तो? क्या सेल को ग्रोथ करती है? बिल्कुल भाई, अगर ये फ्लूइड के फॉर्म में होगा तो ये सेल बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा, तो ग्रोथ में तो होगा ही। सेल डिवाइड अगर हो रही है तो सेल डिवाइड हो रही है तो अगली सेल भी बनेगी, तो यानी सेल डिवीजन में भी है। अगर कोई आंतरिक सेल में साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है, इंडोसाइटोसिस की सेल हो रही हैं, तो यानी ये यहाँ के इस प्रश्न के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ऑल दी एबव, उपरोक्त आपके सभी। क्या कहेंगे इसे हम? उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा कोई भी मैटर को ट्रांसपोर्ट तो करती है और एक मीडियम का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है, और एक किस फॉर्म में करेगी? उन मैटर को करेगी जिन मैटर को पास होना है उसको पास करेगी। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत सारे मैटर आते जाते हैं, क्या सभी को एक्सेप्ट करता है? भाई नहीं, सभी लोग ट्रांसपोर्ट हुई, ऐसा तो है नहीं। तो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? क्या सेलेक्टिव परमेबल है, क्या परमेबल है, कि इम्परमेबल है, कि सेमी परमेबल है? ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सेलेक्टिवली परमेबल है, क्या परमेबल है, कि इम्परमेबल है, कि सेमी परमेबल है। सेमी का मतलब होता है आधा, आधा यानी पूरी तरीके से तो नहीं, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इम्परमेबल का कह रहा है परमिशन बिल्कुल नहीं दे, नहीं भाई देता है, तो ये भी रॉन्ग है। परमिशन देगा लेकिन किन मैटर को देगा ये भी आपको डिपेंड करना है, तो उसमें सेलेक्टिव मैटर होते हैं ये परमेबल। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, आपका ऑप्शन सेलेक्टिवली परमेबल, यानी उन मैटर को मेम्ब्रेन पर ट्रांसपोर्ट होंगे जो मैटर सेलेक्टिव होंगे, उन्हीं को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चंस पे। अभी देखिए हम बात किए थे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया था सेल मेम्ब्रेन पर, किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन दिए थे। तो यहाँ पे उनके मॉडल के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि द सिंगर एंड निकोलसन्स मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द रॉबर्टसन्स मॉडल इन दी। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 4 मॉडल दिए गए हैं। प्लाज्मा में कितने मॉडल दिए गए हैं, 4 मॉडल। फर्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकेंड फ्लूइड, अभी आप पढ़े हो, मोज़ेक मॉडल। इसके बाद आप पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, और लास्ट वाला है लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल सॉरी। ठीक, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन ने दिया भाई, बात सही है। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन है, सिंगर और निकोलसन, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं। कह रहा है कि जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि सिंगर और निकोलसन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल दिए हैं वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर है, कैसे पता करेंगे कि ये मॉडल हमारा सिंगर और निकोलसन ने दिया है और ये रॉबर्टसन ने दिया है। ठीक है, तो उस मॉडल को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके लिपिड की लेयर कैसी हैं, उसकी अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन की लेयर कैसी हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर कैसी हैं, ऑप्शंस ऑफ प्रोटीन। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दोनों की पोजीशन होती है चेंजेज ऑफ प्रोटीन, यानी उनके प्रोटीनों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफर हैं, अलग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इंजेक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय सेल इज कॉल्ड। इंजेक्शन, अगर कोई सेल लार्ज मॉलिक्यूल को करती है तो क्या कहती, क्या डिफ्यूजन करती, नहीं, इससे नहीं होगा। क्या लेगी, नहीं, ऑस्मोसिस तो बिल्कुल नहीं। एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ कुछ नहीं होने वाला है। इंजेक्शन कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। ये आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और सभी बच्चे इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके प्रश्न आए तो छूट ना पाए कोई भी क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 प्रश्न आपका कह रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लीजिए, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कह रहा है कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या क्या पाया जाता है। अभी लीजिए, अभी मैं पहले क्वेश्चंस पे बात किया था, क्या अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो गलत है। हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर क्यों होगा। पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। फास्फोलिपिड फॉर्म ऑफ बाय मॉलिक्यूलर लेयर इन मिडिल पार्ट, वेरी, ये तो होना चाहिए। प्रोटीन फॉर्म ऑफ मिडिल लेयर, नहीं। जब भी इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपने पढ़ा होगा तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप देखे होंगे कि जो फास्फोलिपिड होता है वो उसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर देखेंगे, या स्ट्रक्चर में आप देखा होगा 2 लेयर्स के फॉर्म में होता है, तो बाई मॉलिक्यूलर उसे कहते हैं।
क्या कहते हैं, बाईमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है, तो सेम कहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या है, राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलेंगे और 12 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है कि दी मेन लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन आर। ये जो प्लांट सेल है वो प्लांट सेल मेम्ब्रेन पर क्या कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, मेन लिपिड क्या पाया जाता है प्लांट सेल की मेम्ब्रेन पर। क्या फास्फोडाइस्टर, बिल्कुल नहीं। फास्फोडाइस्टर आपको शायद पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है। फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है, आपने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखा होगा। इस पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर्स में पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ फास्फोइस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ का जो 5वां कार्बन होता है जब किसी फास्फेट से जुड़ता है, तो यानी ये 5वां कार्बन जुड़ता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फास्फोइस्टर बॉन्ड। लेकिन जब इसके ही कॉम्प्लीमेंट में इसके एक और बॉन्ड इस तरीके से बन रहा हो, इसका 5वां कार्बन और इसके थर्ड कार्बन के बीच में जब कोई बॉन्ड बनता है और थर्ड कार्बन के बीच में, तो इसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फास्फोडाइस्टर तो कहाँ होता है, ये डीएनए पर होता है। ठीक है, कहाँ होगा, डीएनए पर। ग्लाइकोकैलिक्स आपको शायद पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। लीजिए भैया, तब ये भी तो नहीं होना चाहिए। पेप्टिडोग्लाइकान, ये क्या है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। और आपने सेल वॉल में सुना होगा दो चीजें बैक्टीरियल में, एक नैग और दूसरा नैम। ठीक है, नैग और नैम क्या है, यन फॉर यन, जो यन का मतलब है यन एसिटल ग्लूकोसामिन, यन एसिटल म्यूरामिक पाया जाता है। जो पेप्टिडोग्लाइकान बनाता है तो सेल वॉल किस पर पाया जाता है, बैक्टीरिया पर पाया जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि द मेन लिपिड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन आर। तो प्लांट सेल पर क्या पाया जाता है, फास्फोग्लिसराइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फास्फोग्लिसराइड पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा देखिए और पढ़िए कि हमारा प्रश्न क्या क्या कह रहा है। और क्वेश्चंस को ज़्यादा अगर हमारे प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के में आपके मिलेंगे और आप ज़्यादा नंबर पाएंगे आपके, जिससे सिलेक्शन हो जाए आपका नीट और CUT के एग्जाम्स में। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 कह रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिए, जो ER है इसको क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, लीजिए आपने पढ़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का। एक पढ़ा होगा आपने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप शॉर्टकट में RER कहते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि ER, और ER का मतलब SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि रफ के बारे में पूछा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। आपको पता है कि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है और इसी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पर एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसी के ऊपर सरफेस में डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या करे, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम का काम क्या है भाई, राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है। और फैक्ट्री क्या है, किसकी है, प्रोटीन की। किसकी है, प्रोटीन की। तो यहाँ पे रफ के बारे में ही पूछा है। और तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पे सीधे आपका आंसर होना चाहिए कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, लिपिड सिंथेसिस तो होगी नहीं। लिपिड अगर सिंथेसिस होगी तो आपका स्मूथ से होता है, किससे होता है, स्मूथ से होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा नहीं। ठीक है,
तो आप सभी बच्चे प्रश्नों को ज़्यादा ज़्यादा वाचिंग करिए हमारी वीडियोस को और देखिए, ताकि आपका बेनिफिट 100% हम दे सकें। और ये आपका समझिए बहुत इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे भी आप वीडियो को देखते रहिए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा उन बच्चों को सहायता मिले जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है या उनके पास संसाधन की कमी है कि वो क्वेश्चंस को खरीद नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमारे प्रश्नों को आप देखिए। और प्रश्न हमारा अगला 14 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज। लीजिए भाई, आपने डीएनए के बारे में सुना है, डीएनए। तो डीएनए क्या है? एक डीएनए आपका कैसा होता है? सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड भी होता है। और दूसरा डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है। तो यहां पे प्रश्न कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, किसका डीएनए? और आपके सबको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। क्या है? पावर हाउस। किसका है? सेल का। इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि यहाँ से एनर्जी निकलती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक का, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की ओरिजिन के बाद, यूकैरियोटिक कोशिका, अगर कोई कोशिकांग इस दुनिया में आया, सेल यूकैरियोटिक सेल में पहले कोई आई, तो उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ठीक उसी टाइप से होता है जो ओन रिप्लिकेट करता है, खुद से रिप्लिकेट करके नए डीएनए का निर्माण करता है। और यह डीएनए आप बैक्टीरिया में भी देखे होंगे। बैक्टीरिया को अगर आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल को, तो वहाँ पर भी डीएनए कैसा होता है आपका? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी इस पर कोई भी केंद्र की कला पाई नहीं जाती, जिससे इसका डीएनए हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ढका नहीं रहता, गोलाकार भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? 4th, ऑल द एबव। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नेकेड भी होता है, सर्कुलर भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है गाल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम। लीजिए भैया, गाल्जी बॉडी बना कैसे? अगर गाल्जी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, गाल्जी बॉडी कैसे बना, तो गाल्जी बॉडी आपका कुछ तो भाई काम हुआ होगा। लीजिए, क्या काम हुआ? आपको शायद पता है कि हमने आपको बताया कि ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस आपकी डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इसकी ऊपर से आप देखें राइबोसोम पाया जाता है, इस पे नहीं पाया जाता, इसलिए ये CR है। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। तो आपको पता है कि यहाँ से अभी प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? और यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होती है? लिपिड की सिंथेसिस होती है। किसकी होती है? लिपिड की सिंथेसिस होती है। और यहाँ से जो प्रोटीन होता है, यहाँ जो लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, वो क्या बनाता है? यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? गाल्जी बॉडी। तो आपसे कोई पूछे गाल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप कहेंगे गाल्जी बॉडी का ओरिजिन की तौर पर देखें तो किससे हुआ है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। ना आपका प्रोप्लास्टिड से हुआ है, ना न्यूक्लियस से हुआ है, ना माइटोकॉन्ड्रिया से हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विच सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस स्टेरॉइड। लीजिए भैया, स्टेरॉइड एक हार्मोन्स होता है। स्टेरॉइड क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में बनता है। मेल के अंदर बनता है एंड्रोजन, क्या बनता है? और फीमेल के अंदर बनता है एस्ट्रोजन। ठीक है, जिससे इन दोनों हार्मोन की सिंथेसिस की वजह से ह्यूमंस में क्या आती है? प्यूबर्टी, यौनावस्था का आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज सेल के में कहाँ होते हैं? ऑर्गेनल्स में कहाँ होते हैं? तो पूछा है कि विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस स्टेरॉइड।
तो स्टेरॉइड तो गाल्गी बॉडी में होता है नहीं, पेरोक्सिसोम में नहीं होता, लाइसोसोम में सब एंजाइम में होती हैं। तो कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पर? इसमें कहाँ पर? यस यार, ठीक है, याद रखिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इसकी सिंथेसिस होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू दिस सेल। लीजिए भैया कि अगर कोई सेल है, उस सेल को कोई मैकेनिकल सपोर्ट करता है क्या? कोई मैकेनिकल सपोर्ट करता है क्या? तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन करता है? मैकेनिकल का मतलब होता है कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, किस तरीके से करता है, यही देख रहा है। क्या गाल्गी बॉडी करता है, क्या सेंट्रियोल्स करता है, क्या लाइसोसोम करता है, क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लीजिए भैया, आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने पीछे वाले स्ट्रक्चर में देखा कि यहाँ पे, अगले वाले में देखिए, यहाँ पर जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये क्या करता है? ये सेल को एक फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है? एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा प्रदान करता है। और ढांचा का काम क्या होता है? किसी सेल के निर्माण में सहायता करना, यानी उसको सपोर्ट देना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है तो हमारी मसल्स को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर स्केलेटन नहीं होता तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का इंडोस्केलेटन क्या है? तो स्केलेटन हमारे पास है, वो आंतरिक हमारे पास कंकाल है। वैसे सेल के पास क्या है? एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एक स्केलेटन होता है उसका, और उसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाल्गी बॉडी तो आपका ट्रैफिक पुलिस है, सेंट्रियोल्स होगा नहीं, ठीक है। तो आपका लाइसोसोम क्या? सुसाइडल बैग है, और ये क्या है आपका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका राइट आंसर। कौन सा आंसर है भाई? राइट आंसर आपका इंडोप्लाज्मिक, यानी 4 इज राइट आंसर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लीजिए भैया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लिटिक मतलब डाइजेस्ट। एंजाइम्स आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल्स। अब लीजिए कि किस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती हैं जिसका पीएच वैल्यू, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 होती है। तो याद रखिएगा, तो 5 पीएच वैल्यू है तो क्या हो गया? एसिडिक हो गया, ठीक। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल्स। तो राइबोसोम से तो प्रोटीन बनता है, गाल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस है, इंडोप्लाज्मिक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो लाइसोसोम ही हमारी सेल का क्या है? इसमें ही पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और आपको शायद पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती हैं। कैसी एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, जो मेनली आपके टीयर्स, सलाइवा और स्वीट में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? स्वीट में भी पाई जाती है। स्वीट मतलब मिठाई नहीं, पसीने में पाई जाती है, ठीक है। और लाइसोसोम का एक नाम और है जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपसे कोई पूछे कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या है, तो आप कहेंगे लाइसोसोम है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पाई जाती हैं? जो जल के जैसी होती हैं वो लाइसोसोम में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली मेड अप। अब लीजिए कि जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह क्या किससे बना होता है, क्या क्या चीज़ें उस पर पाई जाती। तो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, उस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहले तो ये जान लेना है, एक तो सिस्टर्नी पाया जाएगा, ट्यूब्यूल्स पाया जाएगा, वेसिकल्स पाए जाएंगे। तो अब उसमें पूछा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आप कहेंगे उससे मुख्य रूप से ट्यूब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूब्यूल पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऑल द अबव करेंगे, नहीं भाई, इसका आंसर क्या है? ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है? सिस्टम ऑफ
मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन में एक समझिए मेम्ब्रेनस सिस्टम, कौन सा सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम किससे बना है, कहाँ से बना, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ से होगा, क्या लाइसोसोम्स होगा, नहीं, माइटोकांड्रियस होगा, नहीं, क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं, तो किससे होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कह रहा है कि राइबोफ्लोरिन क्या है भाई, राइबोफ्लोरिन। तो राइबोफ्लोरिन जो है एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन किसके सरफेस पे पाया जाता है, जिससे कुछ चीज़ों का जुड़ाव होता है, और वो जुड़ाव किसका होता है, आपको शायद पता होना चाहिए कि ये जुड़ाव आपको शायद राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम अगर इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़े हुए हैं तो ये किसके कारण जुड़े हैं, क्या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं, तो भाई देखिए सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाना चाहिए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है। ठीक, स्मूथ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन क्या करता है, जिसकी मदद से राइबोसोम इस पे जुड़ा रहता है। ठीक है, राइबोफ्लोरिन, ठीक, राइबोफ्लोरिन। अगला क्वेश्चन, एट विच लाइसोसोमल एंजाइम बिकम एक्टिव। लीजिए भैया, ऐसी लाइसोसोमल एंजाइमों का पीएच पूछा है, पीएच वैल्यू क्या है, तो क्या 5 होता है, क्या 7 होता है, कि 8 होता है, 10 होता है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम हाइड्रोलिटिक होती हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। चलिए, 7 तो आपको पता है न्यूट्रल है, 8 आपका क्या है, बेसिक है, और 10 भी आपका बेसिक है। मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स इज, लीजिए गाल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या है। ठीक है, मेन फंक्शन गाल्जी बॉडी का क्या है, कि गाल्जी बॉडी को हमने जब आपको पढ़ाया था या पढ़े होंगे आप सब, तो उसका काम क्या है, मेन काम क्या है, देखो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन माइक्रोब से होता है, तो सीधे सीधे, और ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये होना नहीं चाहिए। फास्फोराइलेशन का कोई प्रोसेस है नहीं है गाल्जी बॉडी में, रेस्पिरेशन तो होगा नहीं। तो सीधे सीधे आपको ये जानना है कि मेन फंक्शन अगर गाल्जी बॉडी का पूछा, तो गाल्जी बॉडी का जितने भी मटेरियल आते हैं, सिक्रीट होते हैं, सारे मटेरियल को पैकेजिंग करना और उसको फिर निकाल देना, सिक्रीट कर देना। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, तो फॉर सिक्रीशन, किसके लिए, सिक्रीशन। तो आपका राइट आंसर 4th हो गया। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि which cell organelles takes part in the formation of lysosome। ठीक है, लाइसोसोम कह रहा है कि which cell organelles takes part in the formation of lysosome। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, पूछ रहा है कि वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा कोशिकांग है जहाँ पर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो लाइसोसोम बनने के पीछे का रीजन क्या है, अगर आपको पता होना चाहिए कि गाल्जी बॉडी बना कैसे भाई, तो गाल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी अगर बना है तो गाल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना, और लाइसोसोम अगर बना है तो इसके हिसाब से लाइसोसोम अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं आता तो गाल्जी बॉडी नहीं बनता, और गाल्जी बॉडी नहीं बनता तो आपका लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन नहीं 25 का है। तो आ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, लीजिए भैया, ऐसे ऑर्गेनेल्स के बारे में जानना है जिसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन हो। कैसी हो, सिंगल हो, यानी इस पर डबल लेयर ना हो। आपको पता है कि मेम्ब्रेनस में कौन आता है, ये आपका आ मेम्ब्रेनस है। कैसा है, आ मेम्ब्रेनस, ये केवल क्या है,
डॉट लाइक होता है। कैसा होता है? डॉट्स होता है ऐसे, एक कोई परतें नहीं, इस पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं। सिंगल पूछा है। माइटोकांड्रिया के बारे में आप पढ़े हो, तो माइटोकांड्रिया कैसे आपने बनाया भी ऐसे ऐसे, तो ये आपका आउटर और इनर दो हो गई। आपने क्लोरोप्लास्ट को भी देखा, तो क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेनस है। तो यहाँ पूछा है सिंगल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन आपका क्या है? लाइसोसोम। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस में कौन आता है? लाइसोसोम आता है। कौन आता है? लाइसोसोम आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिस्टर्नी आर फाउंड इन, सिस्टर्नी आर फाउंड इन, सिस्टर्नी कहाँ मिलता है? अभी हमने पीछे बताया है कि सिस्टर्नी टिबियस वेस्किल, ये कहाँ मिलते हैं? क्या माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं? क्या एंडोप्लाइटिकुलम पर पाए जाते हैं? क्या एंडोप्लाइटिकुलम और गाल्जी बॉडी दोनों पर पाए जाते हैं? क्या ओनली इन गाल्जी बॉडी पर पाए जाते हैं? किस पर पाए जाते हैं? गाल्जी बॉडी पर। आपको शायद पता होना चाहिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे आपका गाल्जी बॉडी भी बनता है, तो दोनों पर पाए जाते हैं। इस प्रश्न के हिसाब से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? दोनों पे पाए जाते हैं। सिस्टर्नी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिस्टर्नी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है और गाल्जी बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला कह रहा है आपका 27 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। लीजिए भैया, लिपिड को हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो लिपिड की सिंथेसिस साइट कहाँ है? किस पे? अभी लिपिड सिंथेसिस कहाँ होगा? क्या आपने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो यहाँ तो प्रोटीन बनेगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, तो यहाँ तो लिपिड होगा नहीं। गाल्जी बॉडी तो पैकेजिंग मटेरियल है और फिर उसको सिक्रेशन करता है, और यहाँ फैक्ट्री प्रोटीन का लगा है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ लिपिड की सिंथेसिस अगर होती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। लीजिए भैया, लिपिड जो मटेरियल होता है, एक समझिए कि अगर बॉडी में ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग खा रहे हैं, सपोज ड्रग खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो दवाओं में भी लिपिड ज़्यादा पाया जाता है, और ये सारे मटेरियल हमारी बॉडी में, हमारी लीवर्स में इकट्ठा होंगे, और उन मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उसमें कंपाउंड्स क्या बनेगा? उसका हार्मफुल इफेक्ट बनेगा। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? यूनिक। तो यहाँ पे पूछा है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग, उसमें कौन सा ड्रग सॉल्युबल होता है, एंड और अदर हार्मफुल कंपाउंड, उसके अंदर कंपाउंड कौन सा नुकसानदायक है, इन एंडोप्लाज्मिक इज कैरिड आउट बाय, वो एंडोप्लाज्मिक कैरी करता है, ले जाता है, वो कौन सा है? ठीक है, तो एक कौन सा इसमें जहर है कि क्या साइटोक्रोम P450 है, क्या साइटोक्रोम आपका BF है, क्या साइटोक्रोम C है, क्या साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है भाई, टाइपर ने ध्यान नहीं दिया होगा इसको। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है एंथोसाइनिन। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये वाटर सॉल्युबल है। कैसा पिगमेंट है? वाटर सॉल्युबल। ठीक, तो कह रहा है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? क्या क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है? भाई ये क्रोमोप्लास्ट में तो कलरफुल होता है, लेकिन आपका एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता। अमाइलोप्लास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वैक्यूल्स के बारे में आपने सुना होगा, वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है। जैसे मान लीजिए ये वैक्यूल है, और प्लांट सेल में आप देखोगे कि जो 90% पार्ट होता है ये वैक्यूल इसके अंदर भरा होता है, और ये सेल सैप होता है। और इसी सेल सैप के अंदर क्या सॉल्युबल होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट, जो कहाँ पाया जाता है? फ्लावर्स के कलर में। जैसे चाइना रोज का जो फ्लावर रेड कलर का दिखता है, तो इसकी कारण होता है एंथोसाइनिन के कारण। और आप देखेंगे कि सेब का भी रंग होता है, लाल होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो कहाँ पाया जाता है? सेल सैप के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गाल्जी बॉडी। क्या है? गाल्जी बॉडी इज कंसर्न विथ। तो गाल्जी बॉडी का काम क्या है भाई? अभी लीजिए, हमने आपको बताया कि गाल्जी बॉडी तो रेस्पिरेशन में करेगा नहीं,
एक्सक्रीशन रिमूव तो करेगा नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं करता, सिक्रीट करता है। क्या करता है? तो अभी पढ़े हो ना पैकेजिंग और सिक्रीट मटेरियल, तो सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। लीजिए भैया सीधे सीधे बताइए पावर हाउस कौन है? तो पावर हाउस तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, पावर हाउस नहीं। तो पावर हाउस पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। यानी वो एक सेल ऑर्गेनेल्स आपको बताना है जिसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, उसका सेट बताना है। चलिए तो देखिए सेट में पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम में बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डिक्टियोसोम, तो क्लोरोप्लास्ट में तो होता है लेकिन डिक्टियोसोम में नहीं होता है। यहाँ सेट के बारे में पूछा है, तो सेट आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेकेड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, आई होप हमारे प्रश्नों को आप ज़्यादा ज़्यादा वाचिंग करेंगे और देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट आ सके। ज़्यादा ज़्यादा आप क्वेश्चंस को करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी का मतलब है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो खुद का हो, खुद से बना हो, वो सेमी ऑटोनॉमस होता है, खुद से अपना काम करता है। ठीक है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। तो सेमी ऑटोनॉमस में राइबोसोम तो भाई खुद से करता नहीं है, ये भी गलत है। गाली बॉडी भी नहीं करता, पेरोक्सिसोम नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ही बनता है। ठीक है, खुद से अपना फॉर्मेशन करता है, तो सेमी ऑटोनॉमस है, जो खुद स्वचालित होता है, खुद सेल्फ होता है। अगला प्रश्न है 34 है, विच सेल ऑर्गेनेल्स रिलीज ऑक्सीजन। लीजिए भैया, ऑक्सीजन रिलीज कौन कर रहा है? ठीक है, ऑक्सीजन बना रहे हैं भैया। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बनाता है, गाली बॉडी तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग मटेरियल करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के समय, इसके समय फोटोसिंथेसिस के समय इसी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, और लाइट रिएक्शन की वजह से आपको पता है कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन। यानी गैस कौन सी रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही है? क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर? क्लोरोप्लास्ट इज अ राइट आंसर। तो देखिए अगला 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग अबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, यानी आपका 35 प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, यानी द सेल ऑर्गेनेल्स हैव अबंडेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। वो कौन सी एंजाइम है जो ऑक्सीडाइज करती है? क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है जहाँ पर सिंथेसिस होगा, और सिंथेसिस कहाँ होता है? एंजाइम, जहाँ पे मार्कर एंजाइम्स पाई जाती हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो मार्कर एंजाइम तो इसमें होगी नहीं। इंडोप्लाज्मिक तो होता नहीं, सेंट्रियोल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कहाँ होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स पाई जाती हैं, और इसके इनर मेम्ब्रेन पर आप देखेंगे मार्कर एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ठीक है, मार्कर एंजाइम। तो पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मार्कर एंजाइम का क्या नाम है? तो आप कहेंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय। लीजिए भैया, दो टाइप का आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, एक एरोबिक पढ़ा होगा और एक एनारोबिक पढ़ा होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में घटनाएं कहाँ होती हैं? मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तो फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, गाली बॉडी पैकेजिंग, डिस्पैचिंग और सिक्रेटरी मटेरियल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 पर हम आते हैं, और 38 का क्वेश्चन हमारा कौन सा प्रश्न था? 36 37 पे आते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस
प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड। लीजिए भैया, माइटोकांड्रिया की ग्राउंड लेवल पर जो इनसाइड बॉडी में पाया जाता है उस मटेरियल का क्या नाम है? अभी मैं लिखा था, अभी हमने लिखा है उस मटेरियल को क्या कहा जाता है। जैसे भी हमने कहा ना माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया में मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये मटेरियल क्या है, इसी को आपने पढ़ा ना मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये पूछा गया है तो इनसाइड क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट। अब आते हैं हम 38 प्रश्न के तरफ आते हैं कि एटीपी फैक्ट्रीज ऑफ सेल आर। लीजिए भैया, ऊर्जा के रूप में जो एटीपी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो ऊर्जा के रूप में जो एटीपी निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? तो क्लोरोप्लास्ट से निकलेगी कि माइटोकांड्रिया से निकलेगी कि राइबोसोम से निकलेगी कि न्यूक्लियस से निकलेगी? तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर ऊर्जा के रूप में जो फैक्ट्री है एटीपी की, यानी एनर्जी फैक्ट्री, तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे सर क्लोरोप्लास्ट में भी तो माइटोकांड्रिया एटीपी जनरेट होता है। बिल्कुल जनरेट होता है बेटा, लेकिन फैक्ट्री नहीं कहते। जहाँ ज़्यादा निकलता है उसको फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से 36 या 38 एटीपी बनती है। ठीक है, तो इसलिए फैक्ट्री यही है, कारखाना यही लगा आपका एनर्जी के फॉर्म में जो आपकी बॉडी को देता रहता है सेलों को। अगला है क्रिस्टी कहाँ होता है भाई? क्रिस्टी कहाँ पर आता है? क्रिस्टी आर फाउंड इन सरफेस ऑफ ग्रेना। बिल्कुल नहीं भाई, ग्रेना में थोड़ी क्रिस्टी होती है। सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी नहीं होती, इनर मेम्ब्रेन पर भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। अभी हमने माइटोकांड्रिया बनाया, ये माइटोकांड्रिया है। आप देखोगे कि माइटोकांड्रिया में आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी कहाँ दिख रहा है? ये किस सतह पे दिख रहा है? अंदर की सतह पे दिख रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, तो कहाँ दिख रहा है भाई? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है उसी को क्रिस्टी कहा जाता है। ये आपका 39 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन पे आते हैं हम सब। लिखा है कि डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल्स आर। लीजिए भैया, वे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिनमें डबल लेयर हो। कितने लेयर हो? डबल लेयर। तो डबल लेयर तो केवल माइटोकांड्रिया में ही देखी जाती है। राइबोसोम तो डार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये भी सिंगल होता है। ठीक है, तो डबल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा 41 कह रहा है कि क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, लीजिए भैया, इज लोकेटेड इन। वाह भैया, 41 का प्रश्न आपका कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि कह रहा है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में पाया जाता है। तो देखिए भैया कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेना में पाया जाता है और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन करेक्ट है। वो अलग बात है कि स्ट्रोमा स्पेस पार्ट होता है, लेकिन वो थैलेकॉइड के पार्ट उसी में आते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा थैलेकॉइड। ग्रेना में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, लेकिन क्लोरोफिल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 42, इलायोप्लास्ट आर एब्सेंट। लीजिए भैया, आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है कि ये बताइए कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्ट है जो कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस है। और इस कलरलेस में ल्यूकोप्लास्ट में 3 पार्ट आता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एलिडोप्लास्ट, और थर्ड होता है आपका इलायोप्लास्ट। तो यहाँ पे पूछा है किसमें एब्सेंट होता है, यानी उस किसमें नहीं पाया था इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो पहले पूछ रहा है क्या सोलेनम ट्यूबरोसम में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है क्या सोलेनम ट्यूबरोसम में एब्सेंट होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू, आलू तो स्टार्च होता है। ठीक, कॉकस न्यूसीफेरा में भी पाया जाता है। अरैकिस हाइपोजिया यानी प्रोटीन और आयल का स्टोर है। हेलियंथस एनस यानी इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, हेलियंथस एनस में भी पाया जाता है।
ठीक है, किसमें एब्सेंट पूछा है। और जो आपको दिख रहा है कि सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, ये आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, क्या है, स्टार्च। और स्टार्च किसका स्टोरेज होता है, अमाइलोप्लास्ट का होता है, ना कि इलायोप्लास्ट का होता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, पहला। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, ये आपका 42 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, लास्ट अगला क्वेश्चन है, लास्ट नहीं अभी लाओ भी है। इन हायर प्लांट द क्लोरोप्लास्ट आर, लीजिए भैया कि क्लोरोप्लास्ट आप देखोगे कि एल्गी के अंदर देखोगे कि बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जिसमें प्लांट जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग शेप में होता है। किस किस शेप में होता है, अलग अलग शेप में होता है। और ये अलग अलग शेप में किस टाइप का है, तो हम आपको पता है कि स्पाइरल स्पाइरल स्पायरोगायरा है, याद रखिएगा। इस किस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गा है, स्पायरोगायरा में पाया जाता है। कप शेप किस में होता है, तो कप शेप आपका क्लोरेला में होता है, क्लोरेला में कप शेप होता है। रेटिकुलेट किस में होता है, ओडोगोनियम में होता है। इन एल्गा में हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, रेटिकुलेट होता है, क्लोरेला। तो हायर प्लांट के बारे में पूछा, ना कि एल्गी के बारे में पूछा है, जहाँ पर ओवल के फॉर्म में या डिस्क के जैसे दिखेंगे। अभी आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से दिख सकते हैं, यहाँ पर छल्ले के जैसे आप देखोगे, डिस्क के जैसे भी दिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप दिख सकता है क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही छर्रे के जैसा दिख रहा है। ठीक है, हायर प्लांट में। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड टू बी इंडोसिम्बियंट ऑफ द सेल बिकॉज दे पोसेस देयर ओन न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल दोनों के पास होता है भाई। हैव कैपेसिटी ऑफ एटीपी सिंथेसिस, क्या दोनों के पास एटीपी सिंथेसिस की कैपेसिटी बिल्कुल है। डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्या रिप्रोड्यूस नहीं करता भाई, अब तो यह गलत मैटर हो गया। कैपेसिटी एटीपी तो दोनों के पास होती, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास होती, तो आल दी अब तो अब होगा नहीं। यहाँ पूछा है कि इंडोसिम्बियंट में इनके पास, दोनों के पास क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। दोनों के पास क्या होता है, डीएनए होता है। दोनों के पास क्या है, डीएनए। अगला क्वेश्चन नंबर 45, नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, यानी ऐसा पार्ट आप बताइए जहाँ पर कोई पिगमेंट ना हो। इसमें पाया जाता है पिगमेंट, तो सही है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन स्ट्रोमा में क्या होता है, पिगमेंट नहीं पाया जाता है। नॉन पिगमेंटेड वाला पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 46, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये नहीं पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या कॉमन नहीं, क्या बोथ आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल है। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, तो बिल्कुल नहीं। पूछा है कि बोथ कंटेन दियर ओन जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी तो सही है। ठीक है, ये भी तो सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, हाँ यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बिल्कुल पाया जाता है। तो नहीं पूछा है, तो नहीं क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लांट सेल, दोनों एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। प्लांट सेल में भी एक आपका क्लोरोप्लास्ट पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। आगे देखिए 47 क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड विच सेल ऑर्गेनेल कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। और इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब सीड जर्मिनेट करता है तो वह कन्वर्ट फैटी एसिड में कौन करता है, तो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो पेरोक्सिसोम तो करता नहीं, गाल्जी बॉडी तो ऐसा कुछ है नहीं, लाइसोसोम। तो ग्लाइको ऑक्सीजोम्स कौन करता है, ग्लाइको ऑक्सीजोम्स करता है। ठीक है, कौन करता है, ग्लाइको ऑक्सीजोम करता है। हम 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता भाई, आपको पता है इसमें भी डीएनए होता है, बट डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है। आपको पता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियोसोम में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम के कोर में कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 4 होते हैं, H2A, H2B, H3, H4।
आप कहेंगे सर 5 होते, लेकिन कोर की बात जब करेगा तो वहाँ पे 4 पाए जाते हैं, और इसमें जो बेस पेयर होता है वो कितना होता है, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भी, तो यहाँ पूछा है डीएनए इज नॉट फाउंड, तो इसमें पाया जाता है, बस पैकिंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है, नेकेड दिखता है, क्लोरोप्लास्ट में भी दिखता है नेकेड, लेकिन राइबोसोम में नहीं पाया जाता, जिस कारण इस प्रश्न के हिसाब से आपका आंसर क्या है, 4th इज राइट, डीएनए इज नॉट फाउंड इन राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा 49 कह रहा है कि सेल्फ डुप्लीकेशन डज नॉट अकर, यानी खुद से डुप्लीकेट कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म नहीं करता है, किसमें नहीं होता। ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेशन की बात अगर कर रहा है तो भाई खुद से कौन नहीं करता है, जो खुद नहीं डिवाइड होता कभी, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो डिवाइड करता है, बात तो सही है। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी डिवाइड करता है, भाई कोई डिवीजन नहीं हुआ तो फिर सेल कैसे आगे बढ़ेगी, क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड करता है। नाट पूछा है तो राइबोसोम के अंदर ही नहीं होता, किसके अंदर नहीं होता, राइबोसोम के अंदर नहीं होता, इसलिए आपका आंसर क्या है, आंसर 49 का सही है। और आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम नीट और सीयूटी के प्रश्नों में हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबुलिन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंटेड, यानी वो कौन सी ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिस पर नहीं पाई जाती। ठीक है, किस पर नहीं पाई जाती ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक, अब उसको आपको जानना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ नहीं पाई जाती, तो क्या सीलिया में पाई जाती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, क्या सीलिया में नहीं पाई जाती, क्या फ्लैजिला में नहीं पाई जाती, क्या माइक्रोट्यूबुल में नहीं पाई जाती। शायद आपको पता है कि ये आपका डबलेट के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला में, सीलिया में, सभी में पाए जाते हैं, जो 9+ और 2 के अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं। किसके फॉर्म में रहते हैं, 9+2 के फॉर्म में रहते हैं, तो माइक्रोट्यूबुल में भी होते हैं, फ्लैजिलम भी होते हैं, सीलियम भी होते हैं, लेकिन पाए किस में नहीं जाते हैं। कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न के हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वही तो पता है इसमें फास्फोलिपिड होता है, इसमें कोई ऐसी माइक्रोट्यूबुलिन या कोई भी ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आज का जो हमारा प्रश्न था, हम अपने प्रश्न में देखे हैं कि हम 50 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेके आए, और ये 50 श्रृंखला को आपने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप सभी इस प्रश्न को आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए, और डेली आपको नीट और सीयूटी के प्रैक्टिस पेपर ऐसे ही आते रहेंगे, और आप पढ़ते रहिए ताकि आपकी परीक्षाओं की तैयारी में कोई परेशानियां ना हो। इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप निश्चित तौर पर अगर आप हमारे प्रश्नों को देखेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जिससे आपकी नीट और सीयूटी में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो, ये हमारी शुभकामना है। और आज की क्लास इतना ही 50 प्रश्नों के साथ, और अगला हम क्वेश्चन लेके आएंगे अगले चैप्टर से। तो आज के लिए इतनी ही, तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद आप सभी को वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।